चल स्टार्ट करते हैं। So we were discussing about the leucoplast, and we discussed that the leucoplast is normally pigmentless, and its function is normally for storage. ठीक है? It consists of amyloplast, proteoplast, and the endoplast. ये चीजें हो गई। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? सो फॉर क्लोरोप्लास्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपने डिस्कस करने हैं। क्लोरोप्लास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है? उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट ही हमारे लिए मेन पॉइंट ऑफ वो है। ओके, सो फॉर क्लोरोप्लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है कहाँ पे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्ट है। ठीक है? और कहाँ मिल रहा है वो सारी चीज़ें ये आपको ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिल रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज ये ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर आप गौर से देखो तो हाँ, जस्ट वेट। ओके, ये देखो, एक मेम्ब्रेन ये मिल रही है आपको, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो आपको दो मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो? आउटर मेम्ब्रेन। एंड द इनर वन इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझने वाली बात ये है कि लेट्स सपोज दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो याद रखना कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज पोरेंस। इन प्रोटीन्स को आप क्या कहते हो? पोरेंस का नाम देते हो। ये वही पोरेंस है जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़े थे। दे आर द पोरेंस। ठीक है? अब होता क्या है कि ये जो पोरेंस है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड the outer membrane is permeable for everything because of these porings. But ये जो inner membrane है ना, this inner membrane is selectively permeable or differentially permeable, selectively or differentially permeable, just like the cell membrane. This is again a very important point, selective or differentially permeable. अब सवाल ये होता है कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि डिफरेंशियली और वो है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आईएमएस का मतलब है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास ये जो ये जो आपके पास क्या मौजूद है, ये जो आपके पास अ, ये जो आपके पास अंदर मौजूद है, दिस फ्लूइड पोर्शन इज नोन एज स्ट्रोमा। इस फ्लूइड पोर्शन को आप क्या कहते हो? स्ट्रोमा का नाम देते हो। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ इस तरीके के सिक्के की तरह की अरेंजमेंट नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? इस तरीके से कुछ सिक्के की तरह की अरेंजमेंट नजर आ रही है। हर स्टैक को, हर सिक्के को आप थाइलाकोइड का नाम क्या कहते हो? थाइलाकोइड का। इसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल लाइट कैप्चर करके उससे बनाता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी, लाइक एनएडीपी। ये दिस इज वेरी। अब कहा यह जाता है कि जब 52 मेनी मेनी बेसिकली मेनी जो आपके थाइलाकॉइड होते हैं, वो एक के ऊपर सिक्के की तरह से समझो, एक के ऊपर एक आपने 50-60 सिक्के रखे, एक साथ रखे हुए। सो नाउ दिस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रानम। एक को आप कहते हो ग्रानम और बहुत सारे को आप कहते हो ग्राना। ग्रानम। अब लेट सपोज ये एक ग्राना है,
ये दूसरा ग्रैना। इन दोनों ग्रैना के बीच में ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द इंटरग्राना। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द इंटरग्राना। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द इंटरग्राना। इस इंटरग्राना के अंदर नॉर्मली क्या नहीं होता, इस इंटरग्राना के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद दिस स्ट्रोमा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो लाइट कैप्चर करनी है वो कौन करेगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल इस लाइट कैप्चर करने के बाद इसको कन्वर्ट करेगा एटीपी एनएडीपीएच में। ये जो स्ट्रोमा है ना, उस एटीपी और एनएडीपीएच को मिला के क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लांट का अपना फूड बनाएगा, कार्ब बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट दिस स्ट्रोमा कंटेन this stroma contain circular DNA and 70s nature of ribosome। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स जो इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के अंदर काम आएंगे। और भी कई सारी चीजें होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूं तो आपको और बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सर्कुलर, सॉरी सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो आपको राइबोसोम मिल रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ लिखूं राइबोसोम, ये जो आपको राइबोसोम, ये कौन सी नेचर के, 70s नेचर के। कौन सी एस नेचर, कौन सी नेचर की, 70s नेचर। दिस इज अगेन, इसीलिए कहा ही जाता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास अपना पूरा जेनेटिक सिस्टम मौजूद है, डीएनए मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। तो जब चाहे ये अपनी मर्जी का प्रोटीन बना सकता है और अपनी मर्जी का प्रोटीन बना के खुद डिवाइड कर सकता है। दैट्स वाई सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, these chloroplasts are semi-autonomous. Why semi-autonomous? Because they can divide without the help of without the help of nucleus, because they can control their self, they can control themselves. This is again a very 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 important point. So there are two organelles still जो हमने पढ़े, that is basically the mitochondria, and the second one is the chloroplast. They are double membrane bound organelles, and they contain their genetic material as well as their ribosome, ठीक है। got it? आगे बढ़े। हाँ, बॉडी में जिस तरीके से मेरी बॉडी में जिस तरीके से मेरी बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक स्केलेटन और शेप प्रोवाइड करती है, बिल्कुल इसी तरह सेल को शेप, और सेल को बेसिकली जो सेल को बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटन, एंड दैट इज द साइटोस्केलेटन। सो यू कैन से इट इज द स्केलेटन ऑफ द सेल, यू कैन से इट इज द skeleton of the cell, it is the skeleton of the cell। अब जाहिर सी बात है, स्केलेटन है तो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग चीज से मिलकर बना होगा। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स। एंड ये प्रोटीन फाइबर्स इन 3D अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं, एंड अल्टीमेटली सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर रखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो अगेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, सिंपल थिंग्स है। अब समझने वाली बात यह है that there are three types of cytoskeleton, there are three types of cytoskeleton। what are the three different types of cytoskeleton? अगर मैं यहाँ लिखूं, cytoskeleton is of three types। कौन सी three types? The first one is known as microfilament, micro the second one is known as intermediate filament, and the third one is known as microtubule।
Micro. There are three types of filament. There are three types of filament: microfilament, intermediate filament, and the microtubule. सही है। अब एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो। अब अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात करूं तो माइक्रोफिलामेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहा यह जाता है कि माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर होता है इट्स अबाउट 7 नैनोमीटर। कितना होता है? तकरीबन कोई 7 नैनोमीटर होता है। इसको याद कर लेना, 7 नैनोमीटर इज इंपॉर्टेंट। अब माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली इट्स जस्ट लाइक स्ट्रैंड, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं, आप आगे पढ़ोगे। And these globular proteins are called G-actin. G for globular, actin is the name of the protein. ठीक है। ये G-actin basically with the help of magnesium ion मिलते हैं और एक फिलामेंट बनता है, just like this। क्या बनता है? एक फिलामेंट बनता है, and this filament is called F-actin with the help of magnesium ion होता है, ठीक है। तो अब होता ये है कि ये जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट है ना, ये माइक्रोफिलामेंट इसके अंदर सबसे पहली बात एक्टिन होता है। कौन सा एक्टिन? एफ एक्टिन। अब ये जो एक्टिन है ना, ये कुछ इस तरीके से डबल स्ट्रैंड्स के अंदर अरेंज, इस तरीके से डबल स्ट्रैंड्स के अंदर अरेंज होता है इन अ हेलिकल मैनर, इन अ हेलिकल मैनर। दूसरी बात ये कि कुछ माइक्रोफिलामेंट्स में हो सकता है आपको कुछ और प्रोटीन भी मिल जाए, लाइक मायोसिन, जैसे स्केलेटल मसल में मिलता है, लाइक ट्रोपोमायोसिन, लाइक ट्रोपोनेन। सर क्या तमाम माइक्रोफिलामेंट मिलेगा? नहीं, हो सकता है ना ट्रोपोनेन। दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। है। अब इनका काम क्या है? पहली बात, सबसे पहली बात, मसल्स के अंदर इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्शन करना। उसके अलावा इनका क्या काम है? उसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम है। हो सकता है ये सेल शेप चेंज करने के अंदर रोल प्ले करें, क्योंकि ये एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल है। अब आपने किसी जमाने के अंदर हो सकता है पढ़ा, हो सकता है ना पढ़ा हो, जब साइटोकाइनेसिस होती है तो दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान इस तरीके से डिप्रेशन बनता है, गड्ढा बनता है, जिस गड्ढे को आप कहते हो क्लेवेज फरो। ये क्लेवेज फरो भी इसी एक्टिन की वजह से बनता है, ठीक है। इसी एक्टिन की वजह से बनता है। पर ये थोड़ी सी आगे की सिचुएशन है, बट स्टिल। अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा इनका क्या रोल है? इसके अलावा इनका बहुत सारा और रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सेल शेप चेंज करना, डिविजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अमंग द डॉटर सेल्स, भाई साइटोकाइनेसिस के अंदर रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोसिस के अंदर। सर व्हाट इज साइक्लोसिस? अब लेट्स सपोज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेल। इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब मुझे एक मटेरियल है यहाँ पे, मुझे इसको यहाँ तक लेकर जाओ। तो ये साइटोप्लाज्म ना एक्टिवली मूव करता है, एक्टिवली स्ट्रीम करता है, एंड दिस एक्टिव स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस, एंड इट इज ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट। इट इज ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा, लेट्स सपोज दिस इज द अमीबा। इस अमीबा के अंदर ये जो सूडोपोडिया बना है, इसी तरीके से हमारी कुछ सेल्स होते हैं। अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, तो जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, दे आर शेपलेस, ठीक है। और लेट्स सपोज दिस इज द ब्लड वेसल। अब इस डब्ल्यूबीसी को, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? कुछ इस तरीके से सूडोपोडिया की तरह की एक्सटेंशन बनाता है और बाहर आता है। ये जो डब्ल्यूबीसी की बाहर आने की मूवमेंट है ना, इसे कहते हो डायपिडेसिस। क्या कहते हैं? डायपिडेसिस। ये भी कौन करवाता है? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। कौन करवाता है भाई? माइक्रोफिलामेंट करवाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टिब्यूल को, ठीक है, ताकि आपके लिए इंटरमीडिएट समझ में आ सके। माइक्रो माइक्रो टिब्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहली बात, जब किसी भी साइटोस्केलेटन के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो उसका डायमीटर, वो किस प्रोटीन से बना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दैट फिलामेंट, ठीक है। तो पहली बात, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉर्मली 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। कितना होता है? 25 नैनोमीटर डायमीटर में होता है। दूसरी बात ये कि दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। दिस इज अगेन, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। अब होता क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है आगे, ठीक है, समझने वाली बात है आगे। और वो क्या बात है, लेट्स सी। जस्ट वेट, पिक्चर ले आते हैं। ओके, ओके, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, ठीक है। अब इस पिक्चर को गौर से देखना और हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप गौर से देखो तो इस पिक्चर में समझने वाली बात क्या है, देखो। ये आपको मिल रहा है, दिस इज अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड दिस इज बीटा ट्यूब्यूलिन। तो ये जो रेड कलर से, दिस इज अल्फा ट्यूब्यूलिन, दिस इज बीटा ट्यूब्यूलिन। अगर आप गौर से देखोगे, मैंने क्या किया, स्टेबुलर प्रोटीन को पहले जरा देखा, मुझे क्या नजर आया, अंदर से खोखला है, हॉलो। अंदर से क्या है, हॉलो। तो पहली बात, इट इज हॉलो इनसाइड, इट इज हॉलो इनसाइड। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि जो टिबुलिन प्रोटीन होते हैं, ये टिबुलिन प्रोटीन अल्फा टिबुलिन और बीटा टिबुलिन के अंदर डिवाइड होते हैं। अब ये देखो, अल्फा टिबुलिन, बीटा टिबुलिन, अल्फा टिबुलिन, बीटा टिबुलिन, अल्फा टिबुलिन, बीटा टिबुलिन, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत सारे अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा एक फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, एंड दैट दिस फिलामेंट इज कॉल्ड द प्रोटोफिलामेंट। अब इसी तरीके से 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते हैं और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक फिलामेंट को आप क्या कहोगे, प्रोटोफिलामेंट। एंड दिस प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ alternate arrangement of the alpha and beta microtubule. The alpha and beta microtubule. What is the function of this microtubule? पहली बात, आपको पता है ये जो सेंट्रियोल होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसका मतलब है डिवीजन के अंदर रोल है। सर प्लांट के अंदर तो सेंट्रियोल नहीं होते, तो वहां पे ये काम कौन करता है? वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वही क्या बना रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर। वही क्या बना रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर बना रहे होते हैं, जो कहाँ होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते हैं। दूसरी बात ये कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनील। सेल डिवीजन के अंदर तो है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनील्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनील्स। दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट के अंदर बहुत है। सीलिया, सीलिया और फ्लैजेला के। अब ये तो हो गई माइक्रो टिब्यूल की बात। अब आ जाओ माइक्रो फिलामेंट, सॉरी इंटरमीडिएट फिलामेंट।
चलो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो अगेन अब देखो, माइक्रो फिलामेंट का डायमीटर क्या था, 5 के करीब नैनोमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना है तकरीबन, जस्ट वेट। हेलो, वालेकुम सलाम। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट में इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको बताया इसका जो डायमीटर होता है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर कितना था, 5, और माइक्रोट्यूब्यूल का कितना था, 25 के करीब करीब, 25 के करीब करीब। तो इनका डायमीटर कितना होता है, इनका डायमीटर होता है तकरीबन कोई 8 to 12 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, नॉट माइक्रोमीटर, गलत हो गया, नैनोमीटर। दूसरी बात ये कि ये एक जैसे माइक्रोफिलामेंट है, वो मेनली एक्टिन से मिलकर बने, माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये एक प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते, दे आर मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट प्रोटीन्स। इस प्रोटीन की अरेंजमेंट को इस प्रोटीन की अरेंजमेंट को आप नाम देते हो विमेंटिन प्रोटीन। अब ये जो विमेंटिन प्रोटीन है ना, ये आपको एक रोप लाइक मैनर के अंदर अरेंज नजर आता है। रोप लाइक मैनर कैसी, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं, या ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल ये है। ओके, सी दिस पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, लेट मी ब्रिंग इट हियर। हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, ठीक है। अब देखो, ये रोप लाइक मैनर के अंदर अरेंज है, एंड दिस रोप लाइक मैनर अरेंजमेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एंड दे आर कॉल्ड द विमेंटन प्रोटीन। देयर नेम आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जरूर सुनना। जितने भी हमारे पास माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल थे, वो वो हो सकता है असेंबल हो और डिसअसेंबल हो जाए, बने और टूट जाए। बट बट समझने वाली बात यह है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट एक दफा बन गया तो बन गया, अब ये टूट के दोबारा नहीं बनेगा। डोंट असेंबल एंड डिसअसेंबल, ठीक है। एक दफा टूट गया, दोबारा टूट के बनेगा नहीं। डोंट डोंट असेंबल एंड disassemble. This is the point of differentiation. This is the point of differentiation from both of them. ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। दूसरी बात, ये सेल की शेप मेंटेन करते हैं। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरी बात दूसरी बात हाँ, शेप मेंटेन करना। तीसरी बात तीसरी बात होता क्या है कि मसल सेल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कौन, अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, इसी तरीके से एक्सॉन को भी कुछ हद तक ये मदद प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे जो बेसिक ये चीज होती है वो एंड होती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या होती हैं, सही है, वो समझने वाली बातें होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं।
बात करते हैं पहले सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल की बात करते हैं मेरा बात। सेंट्रियोल को डिस्कस करते हैं। ओके। चलो सेंट्रियोल की बात करें। सेंट्रियोल की बात करें। ओके। सो ओके, सेंट्रियोल की बात करें तो समझने वाली बात अगेन सेंट्रियोल के बारे में क्या है। तो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेनस, इसको तो बांध लो कहीं से। सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस। दूसरी बात ये दे आर बैरल शेप। बैरल शेप क्या होता है ये आपको नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके की शेप को आप बैरल शेप कहते हो। दूसरी बात ये किससे मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इनकी इनकी जो कॉम्पोजिशन है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब लेट सपोज अगर मैं इस माइक्रोट्यूब्यूल को कट करूं तो मुझे क्या नजर आएगा? मुझे क्या नजर, मुझे कुछ इस तरह की आएगी। बट उससे पहले अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। तो इस सेल के अंदर ये कहा होते हैं एक परपेंडिकुलर। अब नॉर्मली जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग that when the cell is non-dividing state, when the cell is in non-dividing state, they are they are one pair in the cell. But when the cell is going to be divide, when the cell is going to divide, they replicate their number and become two pair and moving to the opposite pole. ठीक है, let's suppose this is the cell. नॉर्मली डिवाइडिंग सेल के ये एक पेयर है, लेकिन जब सेल डिवीजन में जाएगा तो ये दो पेयर ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू होगा। ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, माइक्रोट्यूब्यूल को काटा। और माइक्रोट्यूब्यूल को काट के देखा तो मुझे क्या नजर आया? मुझे कुछ इस तरह की अरेंजमेंट नजर आई। अगर आप गौर से देखो तो एक, दो, तीन, तीन माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर अरेंज हो रहे हैं। और तीन के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो? ट्रिपलेट। तीन के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो? ट्रिपलेट। तो इसका मतलब ये है कि कितने ट्रिपलेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं? अगर मैं यहाँ लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं। सो दे कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि आपको 9 ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं साइड पे। क्या बीच में कोई ट्रिपलेट मिल रहा है या डुपलेट मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है 9 ट्रिपलेट्स आपको मिल रहे हैं साइड पे, और कोई ट्रिपलेट आपको बीच में नहीं मिल रहा। 9+0 अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट। अगर आपसे कोई अगर आपसे कोई टोटल नंबर ऑफ फिलामेंट्स पूछ ले तो 9 × 3 27। ठीक है, एक ट्रिपलेट में कितने फिलामेंट्स है? 3 ट्रिपलेट्स है। ठीक है, 3 फिलामेंट्स है। अब अगर आप गौर से देखो तो दिस इज, अच्छा ये डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरे वाले के ए से जुड़ा हुआ है। अब ये जो सी ए से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ए सी लिंकर। दिस इज कॉल्ड द ए सी लिंकर।
ठीक है, इसी तरीके से सेंटर पे आपको एक इस तरीके की अरेंजमेंट नजर आती है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल हब। और ये सेंट्रल हब जुड़ा हुआ है ए के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड द पिन हेड। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो 9+0 वाली अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने वाली हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एनिमल सेल में, फंजाई में, और और कब मिलेगा आपको? बिफोर द सेल, ड्यूरिंग सेल डिविजन के ऑपोजिट पोल पे चले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, दैट व्हाट इज सेंट्रोजोम। सर आप तो कभी कभी जिक्र करेंगे सेंट्रोजोम का भी। तो सेंट्रोजोम क्या? देखो याद रखना, वो एरिया जहां पे ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सपोज दिस इज द एरिया वेयर द सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, this area is known as centrosome. So centrosome is the area of the cytoplasm in which the centriole pair is present. This is very simple thing. अब इन सेंट्रियोल से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर्स, दे आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स हो सकता है कुछ पीछे की तरफ भी निकले। They are called the astral fibers, but they are not astral rays या astral fibers. They are not that much important. उसके अलावा जो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है, अब ये बेसल बॉडी क्या होती है, जब हम सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो वहां अच्छा पता लगेगा। सीलिया या फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है, ये सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है, जिसे आप काइनोजोम भी नाम देते हो। अच्छा, इसका नाम छोड़ दो, अभी बेसल बॉडी से, आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स बेसल। तो ये बेसल बॉडी को कौन बना रहा होता है? सेंट्रियोल बना। दिस इज वेरी, यहाँ पे आके सेंट्रियोल की जो मेन मेन चीजें वो एंड होती है, ठीक है।